जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज नवरात्रि का 8वां दिन है और आज 8वें दिन को हम महागौरी माता की पूजा करते हैं। संगत जी, माँ की पूजा करने से लोगों के जीवन में सुख शांति और समृद्धि आती है। आप जानते होंगे संगत जी कि नवरात्रि के 8वें दिन माँ गौरी की विशेष पूजा का विधान है। महागौरी माता भगवान शिव की अर्धांगिनी है। शिव और शक्ति का मिलन ही संपूर्णता है। यह माना जाता है कि महागौरी माता की पूजा करने से जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और माता की कृपा से व्यक्ति को सुख शांति समृद्धि प्राप्त होती है। तो आइए संगत जी, महागौरी माता जी के श्री चरणों में नमन करते हैं, गुरु जी महाराज के श्री चरणों में नमन करते हैं और अरदास करते हैं। हे माँ, हे गुरुदेव, आपकी कृपा दृष्टि हम सभी संगत पर बनी रहे। आपके आशीर्वाद से हमारे जीवन में सुख शांति समृद्धि और आनंद की प्राप्ति हो और अनंत काल तक। हे माता महागौरी, हे गुरुदेव, आपकी कृपा दृष्टि हम पर बनी रहे, हम आपके छत्र छाया में बैठे रहें। तो संगत जी, इसी अरदास के साथ आज का हम सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, गुरु जी महाराज ने संगत के ऊपर बहुत कृपा बरसाई है। आप सत्संग सुनिएगा संगत जी, आपको पता चलेगा कि कैसे गुरु जी ने अंकल को कितने साल पहले एक काम ब्लेस किया और संगत जी इस बीच गुरु जी ने अपना चोला भी छोड़ दिया और कैसे गुरु जी का कहा हुआ एक एक शब्द पत्थर की लकीर साबित हुआ और कैसे सारी व्यवस्था हुई, किस प्रकार से सारा काम बना। ये सुनने लायक सत्संग है। और यही नहीं संगत जी, संगत को दोनों बच्चे भी गुरुजी ने ब्लेस किए, उनका नाम तक गुरुजी ने रखा है और ऐसी कई सारी कृपा गुरुजी ने संगत की परिवार पे की है, उनकी लाइफ में की है। संगत जी, आप सबसे रिक्वेस्ट है, सत्संग बहुत प्यारा है, आपको बहुत अच्छा लगेगा। सत्संग अंत तक सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने। आपको निश्चित रूप से गुरुजी की कृपा प्राप्त होगी, बहुत सारे सवालों के जवाब प्राप्त होंगे। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत बाबा अंकल का सत्संग है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज को प्रणाम, सारी संगत को मेरा नमस्कार। संगत जी, मैं बहुत खुश नसीब हूँ, बहुत सौभाग्य मुझे मिला है कि मैं गुरु जी महाराज के साथ अपनी जर्नी को शेयर कर रहा हूँ। ये गुरु जी का आशीर्वाद है, उनकी कृपा है कि उन्होंने मुझे अपने श्री चरणों में बिठाया है। संगत जी, गुरु जी महाराज के साथ मेरा बचपन, मेरी जवानी वो बीती है और आज भी उन्हीं की छत्र छाया में मेरा जीवन बीत रहा है। संगत जी, वैसे तो गुरु जी महाराज के बहुत सत्संग हैं, लेकिन कुछ ऐसी यादें रह जाती हैं जिसे जिंदगी में इंसान कभी नहीं भूल पाता। संगत जी, जब मैं 7th 8th क्लास में था तब मुझे याद है कि गुरु जी महाराज ने मुझे अपनी सेवा में रख लिया था। स्कूल से आता था और स्कूल से आते ही संगत जी सीधे गुरुजी महाराज के पास चला जाता। संगत जी, गुरुजी ने बहुत कुछ सिखाया, बातें करना सिखाई, रहना सिखाया। गुरुजी अक्सर मुझे कहते थे कि बंदा बन जाओ और मैं गुरुजी की बात को हंसी में टाल देता था। छोटा था, बचपन था, बचपन में हम बहुत सारी बातें, अपने बड़ों की बातें हंसी में ले लिया करते हैं। संगत जी, एक बार की बात है, मेरी अक्सर जलंधर मंदिर में एक सेवा हुआ करती थी। संगत जी, गुरुजी ने अपने लिए एक भैंस रखी हुई थी किसी की फैक्ट्री में और संगत जी वहाँ से गुरुजी के लिए दूध आया करता था और दूध को उबालने से पहले गुरुजी सुबह सुबह की जो चाय है वो कच्चे दूध की चाय पिया करते थे और गुरुजी के लिए चाय बनाने के बाद दूध को उबाला जाता था और फिर उस दूध की फिर पूरे दिन भर चाय बना करती थी संगत के लिए। संगत जी, जलंधर मंदिर में कमरा होता था जिसे ट्रीटमेंट रूम भी कहते थे या फिर फ्रिज वाला कमरा भी कहते थे और 2-3 दिन पहले वहाँ पे एक नया कारपेट लगा था ग्रीन कलर का और गुरुजी को वो कारपेट बहुत पसंद आया। तो गुरुजी कहते कि बहुत सोना कारपेट है, हम एक काम करेंगे कि थोड़े दिनों के बाद अपने रूम में भी इस कारपेट को लगा देंगे। अब एक दिन की बात है, मैं दूध उबाल रहा था और तपेली बहुत बड़ी थी और मेरे पास कोई सेवादार भी नहीं था। अब मैं संगत जी दूध के तपेले को फ्रिज में रख रहा था। पता नहीं क्या हुआ संगत जी, दूध का तपेला बहुत बड़ा था, मेरे हाथ से छूट गया और पूरा दूध नीचे गिर गया। संगत जी, मैं बहुत डर गया, बहुत घबरा गया। डर इस बात का नहीं था कि गुरुजी मुझे डांटेंगे, डर इस बात का था संगत जी कि मैं ये सोच रहा था कि गुरुजी अब सारा दिन क्या पिएंगे, क्योंकि गुरुजी
पूरे दिन भर उसी दूध की चाय पिया करते थे और जब वो दूध रात में बच जाता तो गुरुजी एक नाइट की स्पेशल ड्रिंक होती थी। उस स्पेशल ड्रिंक में संगत जी बहुत सारी चीनी होती थी, बहुत सारा कोक होता था और उसको फेंट कर गुरुजी पिया करते थे। अब संगत जी जब वो दूध गिर गया तो सारे सेवादार मेरे पास आ गए। गुरुजी उस समय अपने कमरे में थे। मुझे बहुत डर लगा संगत जी, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि परसों ही तो कारपेट बिछा है और सारा दूध उस पे गिर गया है। अब संगत जी मैं मन ही मन डर रहा था कि कारपेट भी खराब हो गया और दूध भी नहीं बचा, गुरुजी पूरे दिन भर क्या पियेंगे। सेवादारों ने मुझे बहुत डराया कि ले अब तो तेरी छुट्टी हो गई। और संगत जी मैं छोटा था, डर भी गया था और बार बार सेवादार यही बोले जा रहे थे कि ले अब तो तेरी छुट्टी हो गई। और संगत जी पता नहीं मेरे दिमाग में क्या आया, मैं कारपेट साफ करने लग गया। मुझे लगा कि गुरुजी के आने से पहले पहले मैं कारपेट तो साफ कर ही देता हूँ। अब संगत जी मैं कारपेट साफ करने बैठ गया और बहुत देर तक मैं कारपेट साफ करता रहा। एक एक कोना कोना मैंने साफ किया, उस पे बहुत ब्रश लगाए और गुरुजी महाराज 3-4 घंटे के बाद अपने कमरे में से निकले और फ्रिज वाले कमरे में आ गए। और जब गुरुजी आए तो गुरुजी नंगे पैर नहीं थे, उन्होंने जूतियां पहनी हुई थी। और जैसे ही कमरे में आए और चले वो कारपेट पर तो गुरुजी कहने लगे कि अरे ये कारपेट गीला क्यों है, और मेरी तरफ देखकर मुझे बोलते हैं कि तू कारपेट क्यों साफ कर रहा है। अब संगत जी मैं डरता डरता उठा, मैंने कहा गुरुजी मेरे हाथों दूध गिर गया। और संगत जी मुझे लगा कि अब गुरुजी मुझे बहुत डांटेंगे। और गुरुजी ने जैसे ही मेरी बात सुनी, पहले तो वो मुस्कुराए और फिर बहुत प्यार से मुझे कहा ले ग्रह टल गया। इतनी बात की और गुरुजी महाराज अपनी गद्दी पर जाकर बैठ गए। और थोड़ी देर के बाद गुरुजी दोबारा आते हैं। मैं तब भी कारपेट ही साफ कर रहा था। संगत जी गुरुजी बहुत भोले भाव के हैं और गुरुजी मेरे पास आकर मुझसे पूछते हैं दूध सारा ही डुल गया, थोड़ा भी नहीं बचिया। तो मैंने कहा गुरुजी नहीं बचा गुरुजी, सारा ही तपेला गिर गया। तो गुरुजी कहते चल कोई ना, मैं किसी और से दूध मंगवा लेता हूँ। छोटी छोटी बातें ये सिखाती हैं कि गुरुजी का दिल बहुत बड़ा है। जो अनजाने में गलती कर देते हैं उसकी तो माफी मिल जाती है, लेकिन जो गलती हम जानबूझकर करते हैं उसकी माफी नहीं मिलती है। और संगत जी इसी प्रकार से छोटे छोटे किस्से हंसते खेलते गुरुजी महाराज के साथ जीवन आगे बढ़ता रहा। और संगत जी जब मेरी पढ़ाई खत्म हो गई तो गुरुजी अक्सर मेरे पापा से कहते कि इसको कुछ काम धंधे पे लगाओ, देखो इसको क्या पसंद है करना। और संगत जी गुरुजी मुझे अक्सर बचपन में कहा करते थे कि तू खाने पीने का काम करना। तो एक दिन मैंने गुरुजी से पूछ ही लिया कि गुरुजी क्या आप मुझे हलवाई बनाना चाहते हो। तो गुरुजी हंसे और मुझे कहने लगे कि ले तेरा पेट तो हलवाई जैसा ही है। और संगत जी बात आई गई हो गई। और जब वाकई में कारोबार डालने का समय आया तो गुरुजी ने मुझे तब फिर कहा कि कुछ खाने पीने का काम करो। और संगत जी मेरे सत्संग के साथ एक बात और जुड़ी हुई है। गुरुजी को खाना बनाने का बहुत शौक था और गुरुजी जब भी किसी संगत के यहाँ जाते और अगर वहाँ आंटी ने दाल सब्जी अच्छी नहीं बनाई हुई होती तो गुरुजी खुद किचन में चले जाते, अपने हाथों से दाल सब्जी बनाते, सारी संगत को भी वही खिलाते, खुद भी वही खाते। और संगत जी मैं भी बचपन में गुरुजी के साथ सब्जी काटने में हेल्प किया करता था और मुझे बचपन से खाना बनाने का बहुत शौक था। डैडी ने बताया कि जब मम्मी घर आ गई तो गुरुजी अक्सर घर पर आया करते थे और उस समय हम लोग बहुत छोटे छोटे हुआ करते थे और गुरुजी अपने हाथों से खाना बनाते थे। पहले हम सबको खिलाते थे, फिर खुद खाते थे और उसके बाद फिर वो मंदिर चले जाया करते थे। तो मुझे बचपन से खाना बनाने का बहुत शौक रहा और काफी सारी टिप्स मैंने गुरुजी से भी सीखी है। और संगत जी मुझे गुरुजी का स्टाइल बहुत पसंद था खाना बनाने का। गुरुजी बिना नाप तोल के पूरा खाना बना दिया करते थे। सारे मिर्च मसाले वो बिना नाप तोल के ही डाला करते थे और वैसी मेरी भी आदत हो गई। तो इस प्रकार से गुरुजी ने मुझे कहना शुरू किया कि कोई खाने पीने का काम शुरू करो। मैंने और डैडी ने जालंधर में बहुत जगह देखी तो हमने गुरुजी को बताया कि गुरुजी एक ढाबा है और वो किसी जानकार का ही है, पहचान वाले का ही है और वो अपना ढाबा छोड़ रहा है, अगर आप कहें तो उसे ले ले। तो गुरुजी ने कहा नहीं इसको छोड़ दो, कुछ और सोचो। अब संगत जी हमने और भी जगह देखना शुरू की। इसी बीच छोटे भाई ने शीशे का काम करना सीखा था तो उसे दुकान डालकर देनी थी। तो संगत जी मैं भी अपने छोटे भाई के साथ शीशे की दुकान पर काम करने लग गया। लेकिन मैं जब भी गुरुजी से अपने काम के लिए पूछता तो गुरुजी यही कहा करते थे कि खान पीन का करो। अब संगत जी 2002 में जब लास्ट गुरुजी जालंधर में आए, गुरुजी जालंधर में 15-20 दिन के लिए आए थे और जिस दिन आखिरी दिन था गुरुजी को जालंधर से बड़े मंदिर जाना था, दिल्ली जाना था। तो मैं गुरुजी के पास गया, मैंने मत्था टेका और जैसे ही मत्था टेक कर मैं ऊपर उठा गुरुजी ने मुझे पूछा कि तेरे कामकाज का क्या हाल है, क्या चल रहा है। तो मैंने कहा गुरुजी कारोबार बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रहा है, यहाँ तक कि मकान का किराया तक नहीं निकल पा रहा है। तो गुरुजी कहने लगे कि खाने पीने का काम करो। तो मैंने कहा गुरुजी मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, मैं कहाँ करूँ, कब करूँ, कैसे करूँ। और संगत जी गुरुजी ने बहुत प्यारी स्माइल दी और उठे और मुझे कहा 2012। संगत जी मैं बड़ा हैरान हुआ। हमारी बात 2002 में चल रही थी और गुरुजी ने कहा कि 2012, यानी कि मुझे ऐसा लगा कि मुझे 10 साल और वेट करना है कारोबार डालने में। मैं उठा, गुरुजी गाड़ी में जाकर के बैठ गए थे
और फिर गुरुजी यहाँ दिल्ली आ गए। मैंने डैडी को कहा तो डैडी हंसने लगे और कहने लगे कि जैसी गुरु की इच्छा, जो गुरु ने कह दिया उसे हम बदल तो नहीं सकते, तुम वेट करो। अब संगत जी समय बीतता चला गया और जैसे जैसे समय बीता है संगत जी, वो मैं जानता हूँ कि कैसे वो समय कटा है। 2007 में फिर गुरुजी ने चोला छोड़ दिया। संगत जी मैं बहुत दुखी हुआ, बहुत परेशान हुआ। मैं सोचने लगा कि गुरुजी ने तो 2012 बोला था और गुरुजी तो अभी हमको छोड़कर चले गए। मैं कैसे सब कुछ करूंगा, कहाँ करूंगा, कब करूंगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और संगत जी हमारे पूरे परिवार की एक आदत बन चुकी थी, छोटे सा छोटा काम भी होता था तो हम गुरुजी से पूछ के ही करते थे और गुरुजी भी हमें तुरंत बताते थे कि ऐसा नहीं ऐसा कर लो, वैसा नहीं ऐसा कर लो। और संगत जी बस समय ऐसे ही निकलता चला गया। 2012 भी आ गया। 2012 आया तो हमें फिर भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था, स्थिति वही की वही थी। और संगत जी 2012 में हमारी दुकान बंद हो गई थी। उस समय मैं किसी के यहाँ नौकरी भी करता था और कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। उस समय तो संगत जी स्थिति ये थी कि बस पेट भर जाए उतना ही बहुत है। अब संगत जी 2012 आधा निकल चुका था और तब टीवी पर एक न्यूज आ रही थी कि 2012 में पूरी दुनिया खत्म होने वाली है। अब संगत जी मैं सोच में पड़ गया, ये गुरुजी ने तो मुझे कहा था कि 2012 में काम करना, और अगर ये बात सच है कि दुनिया 2012 में खत्म होने वाली है तो छड्डो पर है की काम करना। और संगत जी ये सोच के मैंने सारे प्रयास करने बंद कर दिए और जो नौकरी कर रहा था वो करता चला गया। अब संगत जी दुनिया तो खत्म हुई नहीं और दिसंबर आ गया। संगत जी मन बड़ा उदास था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं। लेकिन संगत जी मन में एक बड़ा भरोसा था कि गुरुजी के मुंह से कोई भी बात निकली है तो पूरी जरूर होगी। यहाँ तक कि संगत जी गुरुजी किसी खड़े व्यक्ति को देखकर बोल दिया करते थे कि तेरा वजन बढ़ जाएगा तो ध्यान रख, और संगत जी वाकई में उसका अगले दिन वजन बढ़ जाता था। इसीलिए संगत जी गुरुजी बहुत कम बोला करते थे और जो भी बोलते थे वो टू द पॉइंट बोला करते थे। गुरुजी से कुछ भी पूछा करते, गुरुजी जवाब देते, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट जवाब देते और चले जाते। और यही कारण था संगत जी कि हम सभी सेवादारों को गुरुजी से बहुत डर लगता था। हम डरते थे कि हमारे मुंह से कोई ऐसी बात ना निकल जाए कि गुरुजी अपने मुंह से कुछ ऐसी बात बोल दे जो हमारी लाइफ के लिए, हमारे पूरे जीवन भर के लिए ठीक ना हो, कहीं कोई हमारा नुकसान ना हो जाए। इसीलिए संगत जी सभी सेवादार गुरुजी से बहुत सोच समझकर बात किया करते थे। अब संगत जी समय निकलता चला गया और 23 दिसंबर 2012 के दिन आया। मेरे मन में विचार आया संगत जी कि मम्मी और डैडी दिल्ली चले गए हैं, क्यों ना मैं उन्हीं के पास दिल्ली चला जाऊं, शायद थोड़ा मन अच्छा हो जाए। अब संगत जी 23 दिसंबर के दिन मैं ट्रेन पकड़कर दिल्ली चला गया। और संगत जी आने से पहले मेरी डैडी से फोन पर बात हुई थी। उन दिनों सेल फोन तो होते नहीं थे। डैडी ने कहा कि यहाँ पर न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी है, वहाँ पर नीमा आंटी के यहाँ पे सत्संग है, हम वहीं जाएंगे, तुम सीधे वहीं आ जाना और फिर वहाँ से हम सीधे घर आएंगे और उसके बाद सोचते हैं कि आगे क्या करना है। अब संगत जी उन आंटी का घर मुझे पता था क्योंकि मैं इसके पहले भी उनके घर जा चुका था। मैं ट्रेन से दिल्ली पहुंचा, उतरा और मैंने मेट्रो पकड़ी और सीधे उनके घर पहुंच गया। और जब मैं वहाँ पहुंचा तो संगत जी सत्संग खत्म हो चुका था। नीना आंटी ने मुझे बोला कि तू ट्रेन से आया है, तुझे भूख लगी होगी, पहले तू लंगर खा ले, हम लोग बाद में खाएंगे। अब संगत जी मैंने लंगर लिया। लंगर खाने के बाद मैं उनके ड्राइंग रूम में पहुंचा और संगत जी नीना आंटी मेरे राइट में बैठी हुई थी और वो मुझे लगातार देखती जा रही थी। संगत जी जब गुरुजी महाराज की मेहर होती है ना, उनकी कृपा होती है, तो उस समय आपके दिमाग के दरवाजे, खिड़की सब बंद हो जाते हैं। उस समय संगत जी दिमाग चलना बंद हो जाता है। क्यों? क्योंकि उस समय गुरु की मर्जी चलती है। उस वेले संगत जी गुरु जी का इशारा चलता है, उनकी मर्जी चलती है। अब संगत जी जब मैं लंगर खा रहा था तब आंटी ने मुझसे 2 सवाल पूछे। पहला पूछा कि बाबा तेरे कामकाज का क्या हाल है। मैंने कहा आंटी ठीक है, ठीक चल रहा है। अब संगत जी भला मैं आंटी को क्या बताता कि क्या हाल है क्या नहीं है। मैंने कहा ठीक है आंटी, सब ठीक चल रहा है। तो आंटी मुझे अचानक से कहती कि तू खाने पीने का काम क्यों नहीं करता। मैंने आंटी को कहा आंटी खाने पीने का क्या काम करूं, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आता। यहाँ तक कि गुरुजी भी खुद बोला करते थे कि खाने पीने का काम कर, पर मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आता कि क्या करूं। तो आंटी कहने लगी कि ले यहीं पे कर, दिल्ली में गुरुजी के सत्संग होते हैं, यहाँ पे गुरुजी का सर्कल, गुरुजी की संगत का इतना बड़ा सर्कल है। तो मैंने आंटी से कहा कि आंटी मेरे पास तो इतनी हिम्मत भी नहीं है कि मैं दिल्ली आके सब काम धंधा शुरू करूँ। यहाँ तक कि आंटी मेरे पास तो पैसे तक नहीं है। मैंने आंटी से कहा कि आंटी यहाँ तक कि जब मैं जलंधर जाऊंगा तब भी मेरे पास पैसे नहीं रहेंगे, मैं डैडी से टिकट के पैसे लेकर जाऊंगा। अब संगत जी आंटी ने मेरी कोई बात नहीं सुनी। मैं क्या कह रहा हूँ उन्होंने कुछ भी नहीं सुना। वहीं पास में कॉर्डलेस फोन रखा था। आंटी ने फोन उठाया और बैम्बी आंटी को फोन किया। उन दिनों संगत जी बैम्बी आंटी के घर पर मंथली सत्संग हुआ करता था। नीना आंटी ने फोन किया और कहा बैम्बी इस बार तेरे सत्संग का लंगर बाबा बनाएगा। और संगत जी मैं उनकी बातें सुनकर बड़ा परेशान होने लगा और मैं मन में सोचने लगा कि अरे मैं कहाँ आके फंस गया। और मैंने बैम्बी
आंटी को फोन पर ही कहा कि आंटी मुझसे ये नहीं हो पाएगा, मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है इतनी सारी संगत का लंगर बनाने का, मैं कैसे करूंगा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन संगत जी आंटी मेरी बात ही नहीं सुन रही थी। यहाँ तक कि संगत जी आंटी मुझे फोन पर ही मेनू बताने लग गई कि ये बनाना है, वो बनाना है, इतना बनाना है, और मैं इधर से फोन पर बताए जा रहा हूँ कि आंटी मुझसे नहीं होगा, लेकिन आंटी मेरी बात सुन ही नहीं रही थी। और संगत जी मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं दीवारों से बात कर रहा हूँ। ना नीना आंटी मेरी बात सुन रही थी, समझ रही थी, ना बैम्बी आंटी मेरी बात सुन रही थी। और संगत जी उस समय मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था, दिमाग में कुछ और चल रहा था और हो कुछ और रहा था। और जब ये सारी बातें हो रही थी संगत जी, तब वहाँ सत्संग में सिर्फ 4 कपल्स आए हुए थे। वहाँ पर ज्यादा संगत नहीं थी, सिर्फ 4 कपल थे। वो लोग भी लंगर लेने के बाद ड्राइंग रूम में आके बैठ गए। मैंने आंटी से कहा, आंटी इस काम में कितना क्या पैसा लगता है, मेरे पास तो वो भी नहीं है, क्या क्या सामान लगेगा मुझे तो कोई आइडिया नहीं है। बर्तन चाहिए, कढ़ाइयाँ चाहिए, भट्टी चाहिए, क्या क्या नहीं चाहिए होता है इसमें। मैंने कहा कि मेरे पास ना इनमें से कोई सामान है और ना ही मेरे पास पैसा है। तो संगत जी वहाँ मौजूद जो कपल्स थे उनमें से एक अंकल ने मुझे कहा कि मेरे घर पर नए के नए बर्तन आए हुए हैं, बड़ी बड़ी तपेलियां हैं, कढ़ाइयाँ हैं, और मैं यही सोच रहा था कब से ये भेजे किसने है मेरे पास, कहाँ से आए हैं। तो एक काम कर, तू सवेरे मेरे घर आ जा और वो सारे बर्तन ले जा। और तभी वहाँ पर एक आंटी थी, वो कहने लगी कि बहुत सालों पहले मैं एक भट्टी लेकर आई थी, वो आज तक ऐसे की ऐसी पैक रखी हुई है, पता नहीं क्या सोच कर ले आई थी। तो एक काम कर, तू मेरे घर आ, उसको भी ले जा। और संगत जी वहाँ मौजूद सभी संगत ने थोड़ी थोड़ी मेरी हर चीज की मदद कर दी। कोई बर्तन दे रहा है, कोई कढ़ाई दे रहा है, कोई क्या दे रहा है, कोई क्या दे रहा है। और मैं सोच रहा हूँ, हे भगवान ये आज मेरे साथ क्या हो रहा है। और मैं सोच रहा हूँ कि मैं किस काम के लिए आया था और ये लोग सब मिलकर मुझे किन चक्रों में फंसा रहे हैं। और संगत जी सबसे बड़ी बात, मैं तो अपने घर जलंधर बैठा हुआ था, मेरा दिल्ली आना अचानक बना, मुझे नहीं पता था कि सत्संग होने वाला है। और उस सत्संग में मौजूद जो 4 लोग थे, 8 लोग थे, वो गुरुजी ने बिठाए थे मेरे लिए। गुरुजी ने सारी व्यवस्था करवाई कि बाबे को कहा था धंधा डालना है, कारोबार करना है, को बर्तन चाहेंगे, इसको ये सामान चाहिएगा, चलो वहाँ जाकर के बैठो और बाबे को सारा सामान दो। और संगत जी इस प्रकार से थोड़ा थोड़ा सबने हेल्प कर दी। नीना आंटी ने मुझे 5,000 रुपए दिए और कहा कि जब तू काम करेगा पैसे मिलेंगे तो वापस कर देना। मैंने कहा ठीक है जी। और संगत जी रही बात सिलेंडर की, तो वहाँ जितने भी लोग बैठे हुए थे वो सभी न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी के थे और कहने लगे कि हमारे यहाँ कॉलोनी में तो गैस पाइपलाइन आई हुई है, तो हमारे जो सिलेंडर है वो हमारे अब किस काम के, वो तुम ले लो। और संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, वो सिलेंडर भी लोगों ने अपने घर पर भरे हुए रखे हुए थे। और संगत जी बहुत कम चांस होता है कि किसी के घर से भरे हुए सिलेंडर मिले। हमारे घर में या किसी के भी घर में खाली सिलेंडर तो मिल जाएगा, लेकिन भरा हुआ सिलेंडर मिलना बहुत मुश्किल है। और संगत जी 3-4 लोग जिन्होंने मुझे कहा वहाँ बैठे हुए थे, उन चारों के घर में गया और आप बिलीव नहीं करोगे, चारों के घर से जो मैंने सिलेंडर उठाए वो सब के सब भरे हुए। और संगत जी हो गई सारी व्यवस्था। मम्मी ने भी बहुत समझाया और कहा ये लोग तो सब अपने ही तो हैं और अगर कुछ गलती हो भी जाएगी तो हाथ जोड़कर माफी भी मांग लेना। मैंने सोचा कि हाँ चलो ये भी ठीक है। अब संगत जी मैं अपने काम पर लग गया। मैंने लिस्टें बनाई, मैंने सामान की लिस्ट बनाई, सामान इकट्ठा किया और किसी ने मुझे बताया कि पास में रेडी वाला है, रेडी वाले को बुलाया, सारा सामान उस पे डाला और बाम्बी आंटी का घर पास में ही था और मैं सारा सामान लेकर बाम्बी आंटी के घर पहुंच गया। और संगत जी जब मैं वहां पहुंचा तो मुझे पता चला कि सत्संग 2nd फ्लोर पर हॉल में होगा। बाम्बी आंटी के सर्वेंट ने मुझे कहा कि आप अपना सारा सामान लेकर 2nd फ्लोर पर चले जाइए, आपको खाना, आपको लंगर भी वहीं बनाना है। अब संगत जी मैं सारा सामान लेकर अकेले ही पहुंच गया था, मेरे साथ कोई हेल्पिंग हैंड नहीं था। तो मैंने बाम्बी आंटी के सर्वेंट से कहा कि मेरी मदद करो, तुम 2nd फ्लोर तक सारा सामान ले जाने में, तुम मुझसे 100 रुपए ऊपर ले लेना। तो उसने कहा कि ठीक है मैं आपका सामान पहुंचा देता हूँ। अब संगत जी उसने सारा सामान ऊपर रख दिया और ये सब गुरुजी महाराज की कृपा से हो रहा था। और जब कोई गुरु पूरा होता है तो कृपा भी पूरी होती है। अब संगत जी पूरी कृपा का क्या मतलब है, मैं वहाँ पहुंच गया, मेरे पास पूरा सामान भी नहीं था, ना मेरे पास चाकू था। मैं तो बस अपना जो मैंने लिस्ट बनाई, सामान इकट्ठा किया था, वो लेकर अपना मुंह उठाकर चला आया। और संगत जी ये बात तो गुरुजी को बहुत अच्छे से पता था कि मेरी क्या तैयारी और क्या नहीं है। छोटी छोटी बातों का भी गुरुजी ने बहुत ध्यान रखा। और उस समय संगत जी मेरा दिमाग वाकई में उस दिन कोई काम नहीं कर रहा था। और संगत जी वो रेडी वाला बंदा भी वहीं खड़ा हुआ था। वो मुझसे पूछने लगा कि सरदार जी आपकी लेबर साथ में नहीं आई? तो मैंने कहा कि कौन सी लेबर, जो कुछ भी है वो मैं ही हूँ। मैंने उससे कहा कि कोई लेबर नहीं आएगी, सारा खाना मैंने ही बनाना है। और फिर मुझसे सवाल करता कि आप अकेले कैसे करोगे? और वो मुझसे सवाल पे सवाल किए जाए। मेरा वैसे ही पहले से दिमाग खराब था, टेंशन में था कैसे सब करना है। और संगत जी मैं
उसके ऊपर नाराज हो गया। मैंने कहा कि तू चुप कर जा, तेरा काम हो गया, तू ये पैसे पकड़ और तू यहाँ से जा। तो वो मुझे कहने लगा कि सरदार जी 5 मिनट खड़ा हो जाऊं। तो मैंने कहा कि चल ठीक है, खड़ा हो जा। वो मुझे देखता रहा, फिर कहता है कि सरदार जी एक बात बोलूं। मैंने कहा हाँ बोलो, क्या आपके पास वाकई में कोई लेबर नहीं आने वाली है? तो मैंने कहा भाई तुझे कितनी बार बोलूंगा, मेरे पास कोई लेबर नहीं है, मैं अकेले ही करूंगा। तो वो बोला कि सरदार जी ये रेहड़ी मैंने 7 दिन पहले ही डाली है। तो मैंने कहा तो आगे मुझे कहने लगा कि मैं 14-15 साल से हलवाई का ही काम करते आ रहा हूँ। और संगत जी तुरंत मेरी बत्ती जली। मैंने उससे पूछा कि क्या तू मेरी मदद करेगा? तो उसने कहा कि हाँ बाबूजी मैं करूंगा बिल्कुल मदद आपकी। फिर मैंने उससे कहा कि यार मेरे पास चाकू वगैरह भी नहीं है। वो मुझे कहता कि आप 5 मिनट रुको। और संगत जी उसने अपनी सीट के नीचे एक पैकेट रखा हुआ था और उसके अंदर 7-8 प्रोफेशनल चाकू रखे हुए थे। और संगत जी वो आया तो हौसला मिला। मैंने बोला कि चल भाई कटिंग शुरू कर, काम करते हैं। अब गुरुजी का नाम लिया और काम करना शुरू कर दिया। और संगत जी वहाँ पर मम्मी भी आ गई। मम्मी देख के बहुत खुश हुई कि वाह तुम्हारी तो कटिंग वगैरह सब हो गई। और संगत जी उस दिन 6 बजे सत्संग शुरू होने वाला था और हमने 4 बजे ही सारा लंगर बना करके हम फ्री हो गए थे। और संगत जी गुरुजी महाराज की इतनी मेहर, इतनी कृपा कि उस दिन लंगर बहुत स्वाद बना। और वहाँ मौजूद एक बंदे ने पूछा कि आज लंगर किसने बनाया है, आज का लंगर बहुत अलग लग रहा है। और फिर संगत जी गुरुजी ने मुझे सब कुछ समझा दिया, स्टाइल भी समझा दी, काम भी समझा दिया, कैसे करना है, कहाँ करना है, जगह भी समझा दी, सब समझा दिया। और संगत जी 26 दिसंबर 2012 को गुरुजी ने मेरा खाने पीने का काम भी शुरू करवा दिया। और संगत जी उस दिन से लेकर आज तक मैं दिल्ली में ही काम कर रहा हूँ। और संगत जी उस समय हम बच्चे थे, इतना पता था कि जो भी दुनिया के लोग गुरुजी के पास आते हैं सब ठीक होके जाते हैं, क्योंकि गुरुजी बहुत शक्तिशाली हैं। उस समय ये नहीं पता था संगत जी कि परमात्मा क्या होता है, उसकी पहचान क्या होती है। और संगत जी हम जाने लगे, हम बहुत सेवा करते थे और सेवा करके बहुत मजा आने लगा। और संगत जी जब गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे तो हम वहाँ दरबार में जाते थे, सेवा करते थे और बहुत अच्छा लगता था। और ऐसा भी नहीं है संगत जी कि खाने पीने की बहुत चिंता होती थी हमें या कोई लालच होता था खाने पीने का, क्योंकि संगत जी गुरुजी का मंडे से लेके थर्सडे तक फास्ट होता था और 4 दिन तो फिर वैसे भी लंगर नहीं बनता था। बस संगत जी मैं आपसे अपने मन की बात कह रहा हूँ कि संगत जी वहाँ जाना बहुत अच्छा लगता था, सफाई करना, झाड़ू मारना, कारपेट साफ करना। और संगत जी घर में अगर हमें कोई काम बता दे या कुछ काम हमें करना हो तो हमसे ना हो, लेकिन जब भी हम गुरुजी के यहाँ जाते तो ऐसा लगता था कि बस 1 मिनट के लिए भी ना बैठे, कुछ ना कुछ काम करते रहें, गुरुजी की सेवा में हाजिरी देते रहें। एक बार की बात है कि गुरुजी के पास एक संगत आई और मैं तब गुरुजी के पास खड़ा था और मैं गुरुजी के पास में ग्लास की ट्रे लेके खड़ा रहा और गुरुजी उस समय अमृत दे रहे थे। और अमृत देते देते वो रुक गए और कहने लगे कि आंटी छाव ना मांगिया करो, गुरु के पास पेड़ मांगा करो। तो आंटी कहती कि गुरुजी मुझे समझ में नहीं आया। तो गुरुजी ने फिर से दोबारा कहा कि गुरु के पास छाव नहीं मांगते, गुरु से पेड़ मांगते हैं। पेड़, पेड़ का मतलब है गुरु से गुरु को मांगना है। संगत जी ये जो दुख तकलीफें हम गुरुजी के पास जाकर कहते हैं कि मेरे बेटे की शादी नहीं हुई, मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया, मेरे घर में सुख शांति नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ये सब छांव है गुरुजी की। और अगर आप पेड़ मांग लेते हो ना संगत जी, तो पेड़ से फल भी आ जाता है, छांव भी आ जाती है। तो इस प्रकार से संगत जी गुरुजी के आशीर्वाद से 2012 में कारोबार भी हो गया और उन्हीं की कृपा से मेरा कारोबार चलता रहा, बहुत बढ़िया चला। गुरुजी ने बहुत कृपा की और सारी संगत ने भी बहुत अप्रिशिएट किया। संगत ने मेरी बहुत मदद की, बहुत साथ दिया। और संगत जी इसी कारोबार के दौरान एक सत्संग और हुआ। संगत जी जेल रोड पर जो हरिनगर है वहाँ मुझे लंगर लेकर जाना था। उस दिन पता नहीं क्या हुआ संगत जी, हमेशा मेरा काम टाइम पर होता, लेबर भी टाइम पर आती, सब कुछ टाइम पर ही होता। उस दिन पता नहीं क्या हुआ संगत जी, उठने से लेके लंगर बनाने से लेके लंगर ले जाने तक संगत जी मैं हर काम में लेट होता चला गया। और संगत जी उस दिन मैं अपने आप को भी बहुत कोस रहा था, लेबर को भी बहुत मैंने चिल्लाया और अपने आप को कोसता जा रहा था कि मैं जल्दी क्यों नहीं उठा। और संगत जी मैं गाड़ी चलाते चलाते बहुत कोस रहा था अपने आप को, मैं जल्दी क्यों नहीं उठा। और मैं अपने आप को कोस ही रहा था कि धोला कुआं निकला और मेरी गाड़ी का क्लच वायर टूट गया। मैं अंदर ही अंदर बहुत कल्पा कि मैं पहले ही बहुत लेट हो गया, अब और लेट हो जाएगा। संगत जी मैं बहुत परेशान हुआ, बहुत टेंशन में भी था क्योंकि सत्संग शुरू होने वाला था। मैंने अपनी गाड़ी को साइड में किया और रेड लाइट थी तो वहाँ पर 3-4 दुकानें वैसे थी संगत जी गाड़ी सुधारने वाली, और मैं उन दुकानों तक मेरी गाड़ी लेकर गया। मेरे साथ मेरी लेबर भी थी। और संगत जी जब मैं वहाँ पहुंचा तो वो लोग कहने लगे कि यहाँ पे गाड़ी का तो कोई कारीगर नहीं है, यहाँ से 2-2.5 किलोमीटर आप जाओ सेक्टर 6 में, वहाँ पर आपको एक गैरेज मिलेगा। और मैंने सोचा कि मैं धक्का लगा कर ले जाऊंगा, गाड़ी मैकेनिक ठीक करेगा, उसमें भी टाइम जाएगा, फिर वापस आऊंगा, तब तक तो टाइम ही पूरा हो जाएगा। और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि गुरुजी का ये लंगर समय
समय पर कैसे सर्व होगा। और मैं बहुत बहुत टेंशन में आ गया। फिर मैंने गुरुजी से अरदास की और कहा कि गुरुजी ये लंगर है आपका और लंगर को टाइम पर कैसे पहुंचाना है ये अब आप देखिए। और संगत जी मैं वहीं खड़े खड़े अभी गुरुजी से अरदास कर ही रहा था कि जो मैकेनिक था वहाँ गाड़ी का वो मेरे पास आया और कहने लगा कि अभी पास में जो मैकेनिक है एक बार आप इससे पूछ लो, शायद ये आपकी गाड़ी का क्लच वायर ठीक कर दे, क्योंकि ये थोड़ा बहुत गाड़ियों का काम जानता है। अब मैं संगत जी उसके पास गया और वो मुझे कहने लगा कि हाँ मैं बदल तो दूंगा लेकिन आप क्लच की वायर ले आओ। और वो वायर भी कहाँ मिलेगी संगत जी? सेक्टर 6 में। तो मैंने उससे कहा कि देख मेरे पास एक ही गाड़ी है और इतनी दूर जाकर मुझे दुकान का भी पता नहीं है, तुझे सारा आइडिया है, तू पैसे ले पकड़ और तू खुद गाड़ी उठा और तू जा, तेरे को गाड़ी के लिए जो सामान लगता है तू सामान लेकर आ, मेरे पास है लंगर और ये लंगर मुझे टाइम पर पहुंचाना है, मैं बहुत परेशान हो रहा हूँ, तो मेरी मदद कर। और संगत जी उसने हाँ कहा। मैंने उसको 500 का नोट दिया और वो वहां से गया और 5 मिनट में संगत जी वो क्लच वायर लेकर आ गया और आकर उसने संगत जी फटाफट क्लच वायर लगाया। क्लच वायर लगाने के बाद मुझे बोलता है कि आप एक बार चेक कर लो। मैंने चेक किया, सब बराबर था और बाकी के बचे हुए 350 रुपए उसने मुझे वापस भी दे दिए। तो मैंने उससे पूछा कि तेरी लेबर कितनी है? तो कहने लगा कि जो मर्जी वो दे दो। तो मैंने कहा कि चल तू ये 350 रुपए रख ले। तो कहने लगा कि नहीं नहीं ये बहुत ज्यादा है, ये मैं नहीं रखूंगा, आप तो बस मुझे 100 रुपए दे दो। अब संगत जी मैं बड़ा हैरान सुनकर, मैं सोच में पड़ गया कि जिसको मैं 350 रुपए दे रहा हूँ वो 100 रुपए मांग रहा है। और संगत जी मैं बहुत जल्दी में था तो मैंने उससे कहा कि चल ले ये 100 रुपए पकड़। और मैंने उससे कहा कि अभी मैं बहुत जल्दी में हूँ, मैं फिर कभी आकर तुझसे मिलूंगा, तो बंदा बहुत बढ़िया है। और संगत जी उसने मुझे इतनी प्यारी स्माइल दी और कहने लगा हाँ जाओ जाओ, आपको जाकर चाय भी तो बनानी है। संगत जी मैं बड़ा हैरान हुआ। मैंने उससे बोला कि तुझे कैसे पता कि मुझे चाय भी बनानी है? तो मुझे कहने लगा कि भाई खाना लेकर जा रहे हो तो चाय तो पहले ही बनती है। तो संगत जी हर पल गुरुजी का होना, उनकी मौजूदगी होना, इसका एहसास होता रहता है। कहते हैं ना संगत जी कि परमात्मा तो हर समय साथ ही रहता है, कब उनको आपका साथ देना है, आपके काम करने हैं, आपकी विपदा हरनी है, और वो सब कुछ देख रहा है क्योंकि वो आपके साथ है। और अगर गुरुजी साथ ना हो तो आदमी एक कदम भी ना चल सके, और अगर हमारे कदम चल रहे हैं इसका मतलब वो हमें चला रहा है, गुरुजी हमें चला रहे हैं। और संगत जी वहां से निकले तो रास्ते में बारिश हो गई और फिर भी संगत जी जहाँ सत्संग हो रहा था वो हम टाइम पर पहुंचे, टाइम पर हमने स्नैक्स दिया, टाइम पर हमने लंगर प्रसाद दिया, सब कुछ समय पर हो गया। और संगत जी पल पल पर गुरुजी के बहुत सारे सत्संग है, बहुत सारे सत्संग है। हमेशा गुरुजी ने मेरा साथ दिया है, आज भी दे रहे हैं और आगे भी देते रहेंगे। अब संगत जी मेरी शादी हुई और जब मेरी वाइफ प्रेग्नेंट हुई तो हमारे घर में जो बड़े बुजुर्ग है वो हर कोई बताते रहते हैं कि इसको ये होगा, इसको वो होगा। तो हमारे घर के जो बड़े बुजुर्ग थे वो मेरी वाइफ को देखकर कहते थे कि इसको वो लड़का होगा, इसे तो पक्का लड़का ही होगा। और फिर संगत जी जब हम गुरुजी महाराज के पास आशीर्वाद लेने एम्पायर स्टेट पहुंचे तो गुरुजी ने अचानक मुझे देख करके कहा कि लड़के को मैंने लड़की बना दी और लड़की को मैंने लड़का बना दिया है। मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया क्या बोल रहे हैं गुरुजी। और फिर उसके कुछ दिनों के बाद संगत जी मेरे यहाँ बेटी हो गई और जब मेरी वाइफ दूसरी बार प्रेग्नेंट हुई और हम गुरुजी महाराज के पास गए तो गुरुजी ने मुझे देखते हुए अपनी मुच्छों पे जैसे तान देते हैं वैसा किया और कहा किद्दा आ गया। फिर एक्चुअली संगत जी जो मुच्छों पर तान देते हुए जो गुरुजी एक्शन कर रहे थे वो इंडिकेशन दे रहे थे कि तुझे लड़का होगा, और वाकई में संगत जी मेरी वाइफ को बेटा ही हुआ। और संगत जी जब मेरी वाइफ सेकेंड टाइम प्रेग्नेंट थी तो सीढ़ियों से गिर गई थी और जब हम उसको डॉक्टर के पास लेकर गए और डॉक्टर ने हमें सजेशन दिया कि अबॉर्शन करना पड़ेगा, सिस्टम ठीक नहीं है, उसी वक्त डैडी ने गुरुजी को फोन किया और कहा कि गुरुजी ऐसा ऐसा हो गया है मेरी बहू के साथ में और डॉक्टर ने ऐसा कहा है कि अबॉर्शन करना पड़ेगा। तो गुरुजी कहते और कुछ नहीं होया अनु, घर ले जाओ, गरम ग्लास दूध का पिलाओ और उसको रेस्ट कराओ। अब संगत जी हम डॉक्टर के पास से उठे, घर आए, गरम दूध दिया, रेस्ट करवाया। और संगत जी जो लेडी डॉक्टर थी उसे बहुत बुरा लगा, उसे लगा कि कैसे लोग हैं, इतनी रिस्क ले ही क्यों रहे हैं। और संगत जी वो हमें वहाँ पे बहुत सारी बातें सुनाती रही कि लोग आ जाते हैं, अपना केस बिगाड़ कर आ जाते हैं, फिर हमारे पास आ जाते हैं। और संगत जी वो कुछ ना कुछ बोलती रही और हम सीधे घर आ गए, क्योंकि संगत जी हमें उनसे क्या कहना था, हम तो सिर्फ अपनी गुरु की रजा में थे, हमें गुरुजी के हुक्म का पालन करना था। और संगत जी जैसा गुरुजी ने कहा हमने बहुत रेस्ट करवाया, बीच बीच में डॉक्टर को जाकर दिखाते रहे और धीरे धीरे संगत जी उसके अंदर इम्प्रूवमेंट होता चला गया। अब संगत जी जब डिलीवरी का टाइम आया तो उसी डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, अब और किसी से पूछने मत चले जाना। अब मेरे डैडी ने वापस गुरुजी को फोन किया कि गुरुजी डॉक्टर तो ऐसा कह रही है कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो गुरुजी कहते ऑपरेशन नहीं कराना,
नॉर्मल डिलीवरी करवानी। अब संगत जी हमने जाकर के डॉक्टर को कहा कि हमें ऑपरेशन नहीं करवाना, हमें तो नॉर्मल डिलीवरी करवानी है। अब संगत जी जो डॉक्टर थी वो थोड़ी नाराज होने लगी और वो सोचने लगी कि मैं इनको जितनी भी बातें बोलती हूँ ये उसका उल्टा ही करते जाते हैं। तो संगत जी डॉक्टर कहती कि मैं इसका ऑपरेशन ही करूंगी, अगर आपको नॉर्मल डिलीवरी करवानी है तो कहीं और ले जाओ। अब डैडी ने दोबारा गुरुजी को फोन किया और कहा कि गुरुजी डॉक्टर तो ऐसा बोल रही है कि ऑपरेशन ही करना पड़ेगा और बहू की हालत बहुत क्रिटिकल है, हमसे देखा नहीं जा रहा है। तो गुरुजी ने कहा कि ठीक है तू फोन रख, मैं यहाँ से कुछ करता हूँ। अब संगत जी वो हॉस्पिटल जिस डॉक्टर का था उसको किसी ने कुछ भी नहीं कहा, पता नहीं वो फटाफट आया। तब तक उस लेडी डॉक्टर ने हमें उस रूम से बाहर कर दिया था। वो डॉक्टर आया, मेरी वाइफ को स्ट्रेचर पे लिटाया और सीधे ओटी में लेकर गया। उस लेडी डॉक्टर को बुलाया और बहुत डांटा उसे और सीधे अंदर ओटी के अंदर ले गया। बाद में मेरी वाइफ ने बताया कि डॉक्टर ने उसके सिर पे हाथ रखा और उसके मुंह में थोड़ा सा लिमका डाली और जपजी साहब का पाठ पढ़ा। इतना प्रोफेशनल डॉक्टर कभी भी अपना काम छोड़कर क्या कोई पाठ पूजा करेगा। और संगत जी इधर जपजी साहब का पाठ पूरा हुआ, उधर मेरी वाइफ की डिलीवरी पूरी हो गई। मेरी वाइफ भी ठीक, बच्चा भी ठीक था। और संगत जी जैसे ही बच्चा हुआ गुरुजी वहां पर एम्पायर स्टेट में बैठे हुए थे और 7:10 पर गुरुजी ने अपना हाथ उठाया और कहा, और ये बात डैडी को पता चली जब डैडी ने फोन किया, जिनके पास फोन था उन्होंने बोलकर बताया कि गुरुजी ने ऐसा पहले ही बता दिया था। फिर डैडी की बात गुरुजी से हुई। डैडी ने कहा कि गुरुजी आपकी कृपा हुई है, बच्चा हो गया है, आपकी कृपा दोनों के ऊपर है, आपका आशीर्वाद है। और उसके पहले संगत जी गुरुजी ने उसका नाम भी रख दिया। गुरुजी ने कहा कि मैंने दिया है, इसका नाम मेहरबान सिंह है। बहुत प्यारा नाम संगत जी, बहुत प्यारा। और संगत जी मेरे दोनों बच्चों का नाम गुरुजी ने ही रखा है। और संगत जी जब हमने बेटी का नाम पूछा कि गुरुजी इसका नाम क्या रखें, तो गुरुजी कहने लगे कि P फॉर प्रकाश और R फॉर रघुबीर, तो इसका नाम प्रीति रख दो, दाद दे दी चमची। और गुरुजी ने ये भी कहा कि तुम्हें इस नाम के आगे पीछे जो और लगाना है लगा सकते हो। तो संगत जी हमने घर में चर्चा की कि जब गुरुजी ने ही आगे पीछे कुछ नहीं लगाया तो हम क्यों लगाएं, हम इसका नाम सिर्फ प्रीति रखेंगे। संगत जी गुरुजी की बहुत बहुत कृपा है, बहुत आशीर्वाद है, पल पल गुरुजी साथ हैं। आज भी गुरुजी उतनी ही कृपा बरसा रहे हैं। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।